नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम ग्राम विकास अधिकारी इसका मॉडल पेपर है, इसका हम करेंगे सॉल्यूशन और परीक्षा में चयन होने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें समावेश किया है। तो देखते हैं आज का इसमें पहला क्वेश्चन और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जिसको थोड़ा स्लो करना है वो थोड़ा वीडियो की स्पीड है वो स्लो करके देख सकते हैं। तो राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत है, ये हुई थी 1977 और 78 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण को राजस्थान के मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना के अंतर्गत किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण को राजस्थान के मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जैव बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। देखिए, जैव बायोडीजल के उत्पादन के अंदर जो प्रयुक्त है वो होता है, उसकी बात करें हम यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन इतने दे रखे हैं। तो इसमें से राइट आंसर है रतन जोत, जिसको हम जेट्रोपा है वो भी कहते हैं, ये प्रयुक्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें इस सूची को सुमेलित हमें करना है। तो देखिए, इस सूची को सुमेलित करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इस सूची में क्या क्या है हमारे पास। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे सीधा हूबहू। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, नगर पालिकाओं का गठन है वो आपका अनुच्छेद 243 क्यू के तहत होता है, बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है यहाँ पे ये है कि स्थानों का आरक्षण, स्थानों का जैसे नगर पालिका में स्थानों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 243 टी के तहत दिया गया है। वित्त आयोग का गठन है ये आपका अनुच्छेद 243 वाई के तहत किया गया है, और नगर पालिकाओं का आदि का कार्यकाल है वो अनुच्छेद 243 यू के अंदर किया गया है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी एक दूसरे से सुमेलित है वैसे। तो हमारा अगला क्वेश्चन करने से पहले भाई आप गूगल प्ले स्टोर में जरूर जाइएगा, वहां पे ये जो नाम लिखा हुआ है JEPYBHAKR, ये लिखकर आप यहाँ से हमारा जो प्ले स्टोर है, ये जो मोबाइल ऐप है ये इस लोगों का, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब आप इसको क्यों करेंगे आप डाउनलोड, इसका कारण आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फ्री मॉडल पेपर मिलते हैं, किसी भी एग्जाम के हो वहाँ पे उसके यहाँ पे फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। यहाँ पे फ्री करंट अफेयर मिलता है, बहुत सारी PDF है इंपॉर्टेंट, वो आपको एग्जाम में आने वाली वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में दिया जाने वाला भाषण किनके द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए 213 माफ कीजिएगा 213 अनुच्छेद है, उसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसका कानून है वो एक अधिनियम के समान ही रहता है, एक तरह से कानून के समान रहता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है अनुच्छेद 213 के तहत, ये जरूर याद रखिएगा। और ये मंत्रिपरिषद के द्वारा है, इनका भाषण है वो तैयार किया जाता है राज्यपाल का, याद रख सकते हैं। ये भी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद के तहत अनुसूची 3 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यपाल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 3 के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ है वो दिलाई जाती है। तो ये दिलाई जाती है अनुच्छेद 164(3) के तहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 165 है इसके तहत ये इसकी व्यवस्था की गई है, और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है तो ये होता है महाधिवक्ता। तो याद रखना, सर्वोच्च कानून अधिकारी है ये आपका होता है महाधिवक्ता, तो इसको जरूर याद रख लेना, आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लेखित किसी व्यक्ति की अहर्ताएं किस अनुच्छेद में है। देखिए अहर्ताएं हैं वो उसकी बात करें तो इसमें अहर्ताएं हैं ये 173 के तहत है, और अगर निरहताओं की बात करें यानी जो अयोग्यताओं की बात करें, निरहताओं की बात करें तो वो अनुच्छेद 191 के तहत है, और अहर्ताएं हैं वो आपकी हो जाएगी इसमें अनुच्छेद 173, और निरहताएं हैं वो हो जाती है आपको अनुच्छेद 191, और ये जरूर याद रख लीजिएगा, इसमें राइट आंसर दया हो जाएगा आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य की किसी राज्य विधानसभा में विधानमंडल की संख्या 200 हो गई थी। राज्य की किस राज्य विधानसभा में राज्य विधानमंडल की संख्या 200 हो गई थी। तो देखिए हमारी विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या अभी वर्तमान में 200 है। ये कौन सी विधानसभा के अंदर हुई थी। तो देखिए पहले 100 शुरुआत के अंदर है वो
176 थी। शुरुआत में कितनी थी? 176 थी, जो 176 से बढ़कर 184 हो गई थी चौथी में। जो चौथी विधानसभा थी उसके अंदर हो गई थी। फिर क्या हुआ, जो छठवीं विधानसभा थी उसके अंदर 184 से बढ़कर 200 हो गई। तो ये छठवीं विधानसभा के अंदर हुई है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? से आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री बनने के समय राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं थे? अगर हम इनमें से बात करें तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दो नाम बता देता हूँ। एक तो भैरू सिंह शेखावत, इसमें भैरू सिंह शेखावत हमारे कहीं नाम नहीं है। अगर भैरू सिंह शेखावत भी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे ना, वो भी उस समय क्या नहीं थे, किसी भी सदन के वो नहीं थे हमारे, यानी किसी सदन मतलब राजस्थान में किसी भी सदन के यानी अपने जो विधानमंडल है विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा यहाँ पे श्री जगन्नाथ पहाड़िया है, ये भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ भैरू सिंह जी और ये जो जगन्नाथ पहाड़िया है, ये दोनों ही क्या थे, ये इस समय किसी भी राज्य विधानसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि राजस्थान में एक ही सदन है तो इसमें हम कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1952 से पहले हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कितनी महिला विधायक बनी थी? देखिए 1952 में पहला विधानसभा जब हुआ था उस समय राजस्थान की में एक भी महिला है वो महिला विधायक नहीं बनी थी। हालांकि ये अलग बात है कि उसके बाद में 1953 के अंदर उपचुनाव हुए थे और सर्वाधिक उपचुनाव है वो पहली विधानसभा के दौरान ही हुए हैं। 17 बार उपचुनाव हुए हैं उस समय। तो ये भी एक कीर्तिमान है अब तक, ये भी आपको याद रखना है। और इसी उपचुनाव के दौरान यशोदा देवी जो बांसवाड़ा से विधायक बनी थी, यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक है। तो ये बांसवाड़ा से बनी थी, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। पहली महिला विधायक कौन है आपकी? यशोदा देवी बांसवाड़ा से हैं। 1953 उपचुनाव के दौरान हुई थी। और जब पहले ये विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 0 महिला थी शुरुआत में। उपचुनाव के दौरान जुड़ गई वो अलग चीज है, पर शुरुआत में 0 थी। ठीक है, तो हमारी अगली बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित हमें कथनों पर विचार करना है। इसमें देखो 3 वित्तीय समिति होती है, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं और समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और हमारा समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। तो ये सारे के सारे कथन तो दे रखे हैं वो सारे के सारे सही है। तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान का निर्माण होने पर 13 अप्रैल 1949 को राज्य के प्रथम मुख्य सचिव किसे बनाया गया था? तो देखिए राज्य के प्रथम मुख्य सचिव है वो बने थे श्री के राधाकृष्णन, ये भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और प्रथम महिला मुख्य सचिव है वो बनी थी श्रीमती कुशल सिंह। श्रीमती कुशल सिंह पहली महिला मुख्य सचिव थी, ये याद रख सकते हैं आप। और फिर हमारे ये नरोत्तम लाल जोशी, ये क्या थे? देखिए नरोत्तम लाल जोशी है ना प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे ये नरोत्तम लाल जोशी। और श्री महाराव संग्राम सिंह ये प्रथम प्रोटेम अध्यक्ष थे विधानसभा के। प्रथम प्रोटेम जो अध्यक्ष होते हैं ना वो थे प्रोटेम अध्यक्ष थे। ये पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, ये पहले मुख्य सचिव थे और ये पहली महिला मुख्य सचिव। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी वो है दोस्तों यहाँ में ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सर्वप्रथम किस समिति को प्रतीत हुई? देखिए ग्राम पंचायतों के लिए संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति है, इसको प्रतीत हुई थी। तो द आंसर इसमें हो जाएगा और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हुए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। हमारा कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? देखिए कुकरा की पहाड़ियां है ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे बी अजमेर के अंदर स्थित है। हमारा नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2020 में राजस्थान की कितनी जनसंख्या की प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे है? तो 15.71% है, ये आपका 15.71% है, ये गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो यह जनसंख्या की ध्यान रख लेना। कुल जो जनसंख्या है उसकी 15.71 है, वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये आपके लिए एक आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, आप इसको चाहे तो रट सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 के अंतर्गत वर्तमान में केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी का अनुपात कितना है? तो यह है आपका 75-25। ठीक है, 75-25 है ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974 में शुरू किया गया। वर्तमान केंद्र और राज्य का वित्तीय भागीदारी का अनुपात 75-25 है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आभूषण मस्तिष्क पर पहना जाता है? तो देखिए दामिनी है, ये मस्तिष्क का आभूषण है, बाकी अन्य नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सन्यासियों के सुल्तान नाम से किस सूफी संत को कहा जाता है? तो देखिए सन्यासियों का सुल्तान
ठीक है, सन्यासी और सुल्तान, ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। हमीदुद्दीन नागौरी, और इसकी दरगाह कहाँ पे है? नागौर के अंदर है, तो याद रख लेना। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे है? नागौर के अंदर है। इसका उर्स भी वहीं पे बढ़ता है, और ये सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में सबसे बड़ा उर्स है वो नागौर के अंदर ही बढ़ता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीदुद्दीन नागौरी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है वो है, यहाँ पे सुमेलित हमें करना है। तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीनों का हमें सुमेलित करना है। तो पहला ऑप्शन वीर सतवई, तो वीर सतवई आपको पता है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। फिर आ जाता है आपका बिसलदेव रासो, तो बिसलदेव रासो नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है, और राज विनोद भट्ट सदाशिव के द्वारा लिखा गया है। तो हम इसमें क्या राइट आंसर कर देंगे? हम इसके अंदर बी आंसर है ये एकदम राइट कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 73वां संविधान संशोधन कब से परिवर्तित हुआ? देखिए 73वां संविधान संशोधन कब से परिवर्तित हुआ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यहाँ पे मेरे द्वारा ये पॉलिटी क्वेश्चन डाले गए हैं भाई, एक तो इनको रट लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आने वाले हैं। 24 अप्रैल 1973 से ये परिवर्तित हुआ है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला है रमकड़ा के खिलौने के लिए जाना जाता है। देखिए रमकड़ा के खिलौने के लिए जाना जाता है, तो हम सबसे पहले आपको बता देता है रमकड़ा है कहाँ पे। तो रमकड़ा आपका यहाँ पे ये सी बात आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलियाकोट है, ये जाना जाता है। गलियाकोट डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अंदर है, आपको पता है, तो इसके अंदर है। और ठीक है, डूंगरपुर के ये रमकड़ा के खिलौने के लिए जाना जाता है। रमकड़ा एक्चुअल में क्या होता है? सोप स्टोन है। ठीक है, तो सोप स्टोन आपसे पूछ ले रमकड़ा के या सोप स्टोन के खिलौने हैं, तो वो आपके यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, याद रख सकते हैं आप। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये काले पत्थर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाना जाता है? काले पत्थर की जो मूर्तियां हैं उसके लिए जाना जाता है। काले पत्थर की मूर्तियां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है तलवाड़ा आपके डूंगर माफ कीजिए तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर मिल जाती है। ठीक है, लेटा गांव है, ये नागौर के अंदर है। लेटा माफ कीजिए जालोर में है। ठीक है, लेटा गांव कहाँ पे है? जालोर के अंदर स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये सूती खेसला के लिए प्रसिद्ध है। सूती खेसला के लिए ये प्रसिद्ध है। और एक गांव बच गया आपका सालावास। सालावास ये जोधपुर के अंदर स्थित है। सालावास कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है, और ये सूत उन्नी दरियों का केंद्र है। ठीक है, तो ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। मैंने सभी चारों का आपको बता दिया। चनरी चेरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए चनरी चेरी मेला कहाँ पे आयोजित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेरी मेला है, ये आपका आयोजित होता है देशनोक बीकानेर के अंदर। और फाल्गुन शुक्ल आपसे अगर पूछ ले कि कब बढ़ता है, तो ये फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, शुक्ला सप्तमी है उसको ये बढ़ता है। ठीक है ना, तो शीतलाष्टमी से पहले दिन मान सकते हैं आप फाल्गुन शुक्ला सप्तमी यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ये वाला। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा देशनोक बीकानेर में ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा है हरमटन पौनी चलती है। देखिए हरमटन पौनी है, ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर चलती है। तो इसमें हमारा पश्चिमी सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका के अंदर ही आता है। और गर्म और शुष्क हवा है ये क्या है? गर्म और शुष्क हवा है। और गर्म और शुष्क हवा होने के कारण इसको गिनी तट है, जो गिनी तट है वहाँ पे इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर विंड भी कहते हैं। डॉक्टर विंड है वो भी इसे कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि डॉक्टर विंड किसे कहा जाता है, तो ये हरमटन की पवनी है, इसे कहा जाता है। और ये पश्चिमी सहारा मरुस्थल यानी आपका अफ्रीका महाद्वीप के में चलती है, तो ये भी याद रख सकते हैं। और इसे गिनी तट पर डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। सुगारू जल संधि किनको जोड़ती है? देखिए सुगारू जल संधि है, ये जापान का जो होकेड़ा गांव है, सॉरी होकेड़ा जो शहर है उसको, और होंशु द्वीप है, जापान के होकेड़ा और होंशु द्वीप के बीच में स्थित है। और ये आपका जापान सागर हो जाएगा और प्रशांत सागर हो जाएगा, तो महासागर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है वो हमें चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो इसमें 3 कथन तो सत्य हैं, और वो 3 कथन कौन कौन से सत्य हैं? वो सारे के सारे हैं, वो सत्य हो जाएंगे बी को छोड़कर। बी क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका यूरोप में स्थित नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही है। और हडसन नदी है वो इसमें से होकर बहती है। तो यहाँ से यूरोप की जगह क्या लिखना है आपको? अमेरिका लिखना है। यूरोप की जगह आपको क्या लिखना है? अमेरिका यहाँ पे लिखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे लंबा मुहाना किस नदी का है? देखिए सबसे लंबा मुहाना वो आपकी ओब नदी का है। किसका है? ओब नदी का सबसे लंबा मुहाना है। किसकी वाणी चोपड़ा कहलाती है? देखिए किसकी वाणी है वो चोपड़ा कहलाती है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि किसकी वाणी चोपड़ा कहलाती है, तो संत माओजी की वाणी है वो चोपड़ा कहलाती है। और इनका जन्म है वो डूंगरपुर की जो आसपुर तहसील है वहाँ पे। देखिए डूंगरपुर की जो आसपुर
तहसील है। इसके बात करें सांवला गांव, यहाँ पे सांवला गांव है डूंगरपुर की आसपुर तहसील के अंदर, इसके अंदर वह है। और ये निष्कलंक संप्रदाय की इनके द्वारा स्थापना की गई है। तो किसकी स्थापना की गई है? निष्कलंक संप्रदाय की। तो याद रख सकते हैं इतना, तो इनकी वाणी है वो चोपड़ा कहलाती है। किनको अस्पृश्य से समझे जाने वाले थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल शरण दी गई, अपितु प्रधान सरदारों में इनको स्थान देकर उठने बैठने और खाने में अपने साथ रखा। तो ये कौन से लोक देवता थे? तो देखिए, थोरी जाति के 7 भाई है, ये अस्पृश्य माने जाते थे और इनको इन्होंने केवल प्रधान सरदारों के अंदर जगह ही नहीं दी, साथ में उठने बैठने और खाने के भी इन्होंने स्थान दिया एक तरह से। और देखिए, इन्हें क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी का अवतार भी कहा जाता है। इस देवता को, लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार, ऊंटों का देवता है, वो भी इसे कहा जाता है। तो ये आपके हो जाएंगे पाबू जी। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अब देखिए, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, अब यहाँ पे लिफ्ट आ गया ना, इंदिरा नहर नहीं है। कई जगह क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, इंदिरा नहर समझ के इसको गलत कर देते हैं। तो इंदिरा लिफ्ट है, ये याद रखना, लिफ्ट है। तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कंफ्यूज डालने वाला क्वेश्चन है, तो इसको सही करना है। ठीक है, यहाँ पे श्री गंगानगर आ जाता है ना, तो मेरे भाई बंधु कई जने तो श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर वो कर देते, तो नहीं। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये आपकी सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और सवाई माधोपुर की अन्य सिंचाई की परियोजना भी कई बार पूछी जाती है। तो जैसे पीपलदा है, इसके बारे में पूछा जाता है, पीपलदा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? आपकी सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके अलावा इसरदा की बात कर ले तो ये भी सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पे इंदिरा लिफ्ट, इसको चंबल नदी से निकाली गई है, ये भी आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वो है हमारा निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? अब देखो, इनमें से कौन सी परियोजना है जो राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स आंसर। इसमें जो देखो, ये विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान में इसका जल है वो 45% राजस्थान को है, गुजरात को 55% मिलता है इसमें से। पर माही परियोजना की बात कर रहा हूँ, पर इस परियोजना के ऊपर 140 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है। मेगावाट का उत्पादन होता है और ये इसका 100% राजस्थान को प्राप्त होता है। यानी जो 140 मेगावाट है पूरा पूरा राजस्थान को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पूर्ण स्वामित्व वाली विद्युत परियोजना है वो माही परियोजना के ऊपर बनाई गई है और ये राजस्थान की है। राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? तो ये श्री संत हनुमंत किंकर है, इनके द्वारा राजस्थानी भाषा के विद्वान है ये, और राजस्थानी में रामायण के रचयिता भी है। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है सुमेलित इसमें से नहीं है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम देख लेते हैं फटाफट, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो, मोहन, माला, हालरी, जयंत, ये सारे के सारे क्या है? गले के आभूषण है। बाकी यहाँ पे नाक दे रखा जो कि गलत है। आदिवासियों में अविवाहित युवतियों और बालिकाओं में ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कटकी। क्या कहा जाता है? आदिवासियों में अविवाहित युवतियों और बालिकाओं की जो ओढ़नी है, अविवाहित युवतियों की और बालिकाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? कटकी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए याद रखने वाला क्वेश्चन है, चाहे तो कैसे भी याद रखिए जरूर इसको। देखिए, सुमेलित इसमें से नहीं होगा, यानी हम देखेंगे कि इसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो इसे जो रागमाला है इसके शिल्पी मंडल द्वारा नहीं लिखी, ये पुंडरीक विठल द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूंगा? पुंडरीक विठल हमें यहाँ पे करना चाहूंगा। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है शेखावटी का ठप नृत्य मंजीरा व ठप बजाते हुए शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। तो ये बसंत पंचमी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे है ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ये मनरंग है, ये माने जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सही तथ्य कौन सा है? तो हमें सही तथ्य का चयन करना है। तो देखो, एक वर्ष में निकाय बोर्ड की कम से कम 4 बैठकें होना अनिवार्य है। तो कम से कम जो 4 लिखा हुआ है ना, ये 2 हो जाता तो सही हो जाता। तो एक वर्ष में निकाय बोर्ड की कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है, और इन 2 बैठकों के बीच में कम से कम जो अंतराल है वो 60 दिन का होना आवश्यक है, 90 दिन नहीं है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मैंने सही करके आपको ऊपर लिख दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है नगरीय स्थानीय शासन विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से कितने माह में चुनाव कराने आवश्यक है? तो विघटन जिस दिन से हो गया उस दिन से 6 माह के अंदर अंदर है वो चुनाव कराने जाने हैं। और चुनाव कराने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो 5 साल तक कार्य करेगा, जो शेष अवधि बची है उसी में
के लिए वो कार्य करेगा निकाय। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेलवे के डिब्बे बनाने का कारखाना सिम्को वैगन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर के अंदर स्थित है और हाल ही में कई वर्षों के बाद में यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ है। चंबल, कालीसिंध, आऊ और अमझर नदियां किस अभ्यारण्य से होकर बहती है? तो देखिए, चंबल है, कालीसिंध, आऊ और अमझर नदियां है, ये दर्रा अभ्यारण्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वन विहार अभ्यारण्य को 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, ये कौन से जिले में स्थित है? देखिए, वन विहार ये अभ्यारण्य 1955 में इसको दर्जा दे दिया गया था अभ्यारण्य का, और ये अभ्यारण्य आपका धौलपुर में स्थित है। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है, असंगत कथन इनमें से कौन सा है, यानी एक कथन है वो गलत है। तो इसमें से हम देखेंगे कि उमेश चंद शर्मा बात्तिक शैली के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्र हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? बात्तिक शैली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बात्तिक शैली इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आंसर करेंगे हम? स आंसर इसमें राइट आंसर करेंगे। ठीक है, हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन होगा वो है इस प्रकार से कि कंजर जाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, ये क्या कहलाता है? देखिए, कंजर जाति की जो स्त्रियां हैं वो मराठी अंदाज के अंदर है, ये साड़ी पहनती है और ये कहलाता है फड़का। क्या कहलाता है भाई? फड़का कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपतरण के लिए अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसमें से जो बागाती कृषि है ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से जो देबारी है ये जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है? तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें से। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्रफल है, तो ये 21.67% हो जाएगा। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है, मृदा अपवर्दन रोका जा सकता है? मृदा अपवर्दन वनावरण के द्वारा रोका जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंदर पारित किया गया। और आपसे अगर आप भी तक आपने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, ये नाम लिखिएगा JEPYBHAKR, बिना स्पेस दिए लिखिएगा, बिना गैप दिए आप लिखेंगे ये नाम, फिर सर्च करेंगे तो इस लोगो वाला हमारा मोबाइल ऐप है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आप इस ऐप को डाउनलोड करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF फाइल, इस मॉडल पेपर की भी PDF फाइल और अन्य भी बहुत सारी PDF और करंट अफेयर के और आपको मॉडल पेपर के क्विज आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो जाइए अभी डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किया है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी 5 अक्टूबर 2021 को दे दी है? तो ये छत्तीसगढ़ है, इसको दे दी है भाई। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य सरकार ने पहले डुंगोग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है? तो देखिए, डुंगोग क्या होता है? समुद्री गाय होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, डुंगोग नहीं लिखकर यहाँ पे पूछ ले कि समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने बिशलपुर और रिसरदा बांध के लिए किस नदी से पानी लाने की योजना पर 9 अगस्त 2021 को सहमति दे दी है? तो ये कालीसिंध नदी से पानी लाने की अपनी सहमति है वो दे दी गई है, तो ये जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया है? तो जालिपा कपुरुडी है, ये बाड़मेर के भादेसर गांव में स्थित है। ये आप पूछा जा सकता है कि जालिपा कपुरुडी कहाँ पे स्थित है? तो ये बाड़मेर के अंदर स्थित है, बाड़मेर में भी भादेसर गांव है, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। और इसका JSW एनर्जी जो एनर्जी लिमिटेड है, इसके द्वारा संचालन किया जा रहा है और ये आपका जालिपा कपुरुडी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास 1966 और 1968 में किसने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया था? तो ये किया था प्रोफेसर VC मिश्रा के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितनी सेमी वर्षा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को समान 2 भागों में विभाजित करती है? तो 25 सेमी रेखा है, ये
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है उसको समान दो भागों में बांटती है, जबकि राजस्थान को 50 सेमी रेखा है, वर्षा रेखा है, ये बांटती है दो भागों में। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मरुस्थल को वह भाग जो पर्वतों चट्टानों से घिरा हुआ हो तथा उनके मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें और बेसिन, ये क्या कहलाते हैं? तो ये बाल्सन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बाल्सन ये कहलाती है। अब हमें यहाँ पे फिर सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों बाबाई। बाबाई की ऊंचाई है वो है 750 मीटर, ये भी याद रख सकते हैं आप। खो खो की है 1920 मीटर, और रघुनाथ की है आपकी है वो 1055 मीटर, और तारागढ़ की है वो है दोस्तों यहाँ पे 704 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर, ये भी याद रख सकते हैं आप। हमारा अगला है प्रदेश में हाल ही में लागू की गई सामुदायिक वनाधिकार योजना के जल संग्रहण वर्त, इसको आप पढ़िएगा। राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका 10 करोड़ रुपए है, इसका प्रावधान किया है। 24 सितंबर 2021 को कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कोटा विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो नीलिमा सिंह है, उनको नियुक्त किया गया है आगामी 3 वर्ष के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में कुल 56 किलोमीटर लंबाई की 2 नई मेट्रो ट्रेन लाइन की मंजूरी साथ विस्तार करने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण पर समझौते पर 23 अगस्त 2021 को हस्ताक्षर कर दिए? तो ये 50 करोड़ रुपए डॉलर है, 50 करोड़ डॉलर, माफ कीजिए रुपए नहीं है, 50 करोड़ डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं एशियाई विकास बैंक के साथ। 11 अगस्त 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर आपका ये कॉम्पिटिटिव के द्वारा तैयार बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्गों की श्रेणी में कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है? तो ये पहली रैंकिंग है वो प्राप्त की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विंडोज में ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं? तो ये कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर रहते हैं। विंडोज के अंदर ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम इत्यादि है, सारे के सारे ये आपके कंट्रोल पैनल में रहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग करता है? तो ये करता है कंप्यूटर आधारित यूजर इंटरफेस। ए आंसर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए कितने करोड़ रुपए की राशि 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है? तो ये 1000 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन। तो याद रखे जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? तो 16 दिसंबर 2019 को किया गया। 1000 करोड़ रुपए का ये कोष है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री जी ने अभिनव पहल करते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के किन कक्षाओं के संचालन की घोषणा की है? तो ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की इनके द्वारा घोषणा की गई है। निम्न में से किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा बजट में की गई है? तो ये अजमेर के अंदर है, यहाँ पे इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की वित्तीय सहायता से तैयार होने वाली ग्रेटर मालदीव संपर्क परियोजना के लिए मालदीव के राष्ट्रीय योजना आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय मुंबई स्थित भारतीय कंपनी एस्कॉन के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये 27 अगस्त 2021 को किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 अगस्त 2021 को ईरान के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए ईरान के राष्ट्रपति है ये बने हैं इब्राहिम रईसी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है? तो ये पुल आउट है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो भी कहा जाता है। किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ये नेटवर्क सर्वर है, ये किसी टिपिकल नेटवर्क के अंदर सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो दोस्तों ये मशीन हाई लेवल लैंग्वेज है। ये निम्न में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल क्या है दोस्तों? तो पास्कल है ये आपका कंप्यूटर की एक भाषा है। पास्कल क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा। हमारा अगला है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो ये डायनेमिक रैम है, इसको करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर क्या कहलाते हैं? तो ये एड्रेस कहलाते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है। जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन है वो है किस प्रकार के वनों की देखभाल सरकार के द्वारा की जाती है। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियम के आधार पर छूट देती है, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों रक्षित वन। पशुधन गणना के अनुसार 2012-19 के राज्य में भेड़ कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो देखो भेड़ वंश के अंदर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 5.33%। और हमारा है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, चाहो तो जानो तो ये राइट आंसर हो जाएगा 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है। ये वह है आपके, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है ये आपके 16,629.51 वर्ग किलोमीटर है, या 16,630 वर्ग किलोमीटर मान लो, ये वृद्धि हुई है जो कि मामूली सी है पर वृद्धि हुई है। अब ये है इंग्लिश के, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। आप इसको खोज करके है वो आंसर दे दीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ इंग्लिश वाले अगर आपको आते हैं तो। यहाँ पे ए हो जाएगा और हमारा ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर है वो भी आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। और लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है इसमें भी राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आज मॉडल पेपर किया है। इसके अंदर हमने 85 क्वेश्चन लाए हैं, इसमें 15 क्वेश्चन हमें ऐड और करने चाहिए थे जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के होने चाहिए थे, वो ऐड नहीं किए गए हैं। आप समझ गए होंगे कि आज का आपका पेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, आपके कितने नंबर आएंगे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो इसको 2 बार देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर रख लेने हैं, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। वैसे इससे पहले के 12 मॉडल पेपर डाले गए हैं, उनको भी एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने 13 मॉडल पेपर को अब तक देख लिया तो मैं 100% कह सकता हूं आपके परीक्षा के अंदर 20 से 30 क्वेश्चन है वो आप एकदम राइट करके आने वाले हो। और ये जो मोबाइल ऐप है हमारा JEPYBHAKR, इस लोगो वाला, इसको जरूर डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF और बहुत सारे नोट्स है वो आपको यहाँ पे फ्री मिलते हैं। तो जाइए अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर प्ले स्टोर में सीधे ही हमारा नाम लिखिए JEPYBHAKR और डाउनलोड कर लीजिए। बहुत फायदेमंद आपके लिए एंड्रॉइड ऐप है ये हमारा। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद जय भारत। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो।